बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे, हम लोगों ने एक एडजस्टमेंट आज डिस्कस करनी है। उस एडजस्टमेंट के बाद मैं फिर आप लोगों को इंशाल्लाह कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। अच्छा जी बच्चे, सबसे पहली बात, कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में, जैसे 57 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं हसन लिमिटेड का, नोट कर लीजिएगा अपनी किताब का पेज नंबर 629 हसन लिमिटेड का क्वेश्चन क्लास वर्क हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हुए हैं, सॉल्व भी कर चुके हुए हैं। इसके साथ साथ क्वेश्चन 58 आपका होमवर्क है, नोट कर लीजिएगा इसे। क्वेश्चन 58 आपका होमवर्क है। बाकी होमवर्क में क्वेश्चंस मैं भी आपको मेंशन करवाता हूं। पहले एक एडजस्टमेंट सॉल्व करवा लूं, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट से रिलेटेड एक सिंपल सी एग्जांपल सॉल्व करते हैं, देन फिर हम इंशाल्लाह फुल लेंथ एग्जाम लेवल क्वेश्चन की तरफ फोकस करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Unrealized gain on sale of non-current asset. Unrealized gain on sale of non-current asset. Let's suppose parent सब्सिडरी को सेल करे और सब्सिडरी पेरेंट को सेल करे। इसे हम कहते हैं इंट्रा ग्रुप सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। इसमें अगर कोई गेन या लॉस आ जाए, इसे हम कहेंगे अनरियलाइज गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें ये जानना है इस गेन की कैलकुलेशन कैसे हम करेंगे। मैं आपको फुल फॉर्मेट बना के दूंगा, जरूरी नहीं है एग्जाम में एग्जामिनर आपसे ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक्वायर करे, जरूरी नहीं। कभी वो गेन के अमाउंट खुद बता देगा, कभी वो आपसे सिंपल कैलकुलेशन करवाएगा, बट हम कंप्लीट कैलकुलेशन कर लेते हैं एक दफा। फॉर्मेट में बना देता हूं ताकि आपको फिर अंदाजा हो जाएगा कि एग्जामिनर आपसे किस इंफॉर्मेशन या कितनी इंफॉर्मेशन आपसे रिक्वायर कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गेन कैलकुलेट करना है, तो मैं कंप्यूटेशन करने वाला हूं। बच्चे, सबसे पहले कॉस्ट, ये कॉस्ट ऑफ एसेट। आपने इसमें से लेस करना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अप टू द डेट ऑफ disposal
किस डेट तक? डिस्पोजल की डेट तक। इस अमाउंट को हम बोलेंगे अनरियलाइज्ड गेन। जरूरी नहीं है हमेशा गेन हो, लॉस भी हो सकता है। जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो गया? सॉरी, ये बुक वैल्यू है। हाँ, गलती हो गई। बुक वैल्यू, या इसको हम कैरिंग अमाउंट भी बोल सकते हैं। हमने इसका कंपैरिजन करना है सेल प्राइस से। अच्छा, ये सेल प्राइस, कैरिंग अमाउंट। अगर बच्चे सेल प्राइस में से कैरिंग अमाउंट माइनस कर दें और आंसर पॉजिटिव में हो तो हमारा गेन होगा। तो इसको मैं हिंट में लिख देता हूं, अगर सेल प्राइस ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट है तो देन क्या होगा बच्चे? गेन, अदरवाइज लॉस। ये गेन की अमाउंट है। अच्छा, इस गेन को हम बोलते हैं अनरियलाइज्ड गेन। ये गेन क्या कहलाएगा? अनरियलाइज्ड गेन। अच्छा बच्चे, अब इसमें से हमें लेस करना है डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन डिस्पोजल की डेट से रिपोर्टिंग डेट तक। डिस्पोजल से लेकर किस डेट तक? रिपोर्टिंग डेट तक। जो रिमेनिंग गेन की अमाउंट होगी वो कहलाएगी नेट अनरियलाइज्ड गेन। हमने नेट अनरियलाइज गेन से एंट्रीज पोस्ट करनी है। अगर सेलर पेरेंट है, पेरेंट सब्सिडरी को सेल कर रहा है, फिर हम एंट्री क्या पोस्ट करेंगे? तब हम एंट्री पोस्ट करेंगे सीआरई डेबिट और एसेट क्रेडिट करेंगे। इक्विटी का बैलेंस डिक्रीज और एसेट का बैलेंस डिक्रीज। ऑन द अदर हैंड, अगर सब्सिडरी सेलर है और सब्सिडरी ने पेरेंट को सेल किया, फिर हम एंट्री पोस्ट करेंगे पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व डेबिट और एसेट क्रेडिट। इसमें भी इक्विटी का बैलेंस डिक्रीज होगा, एसेट का बैलेंस डिक्रीज होगा। और हम ये भी एंट्री पोस्ट कर सकते हैं, इसे कह सकते हैं सीआरई डेबिट, एनसीआई डेबिट और एसेट क्रेडिट। इक्विटी का बैलेंस डिक्रीज कर गया, इक्विटी का बैलेंस डिक्रीज कर गया, एसेट डिक्रीज कर गया।
ये भी एंट्री पोस्ट हो सकती है, ये भी एंट्री पोस्ट हो सकती है, ये भी एंट्री हो सकती है। इसको अगर मैं 1 कह देता हूं, ये हमारी एंट्री 2 हो जाएगी। एडजस्टमेंट नंबर ये 8 है हमारी। Example 56, 31st December 2011, acquisition date. Hard acquirer, %60 control. Ordinary share capital सॉफ्ट में 110 मिलियन, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की अमाउंट। इसी दिन सॉफ्ट का रिटेन अर्निंग का बैलेंस, प्री एक्विजिशन का बैलेंस, शेयर प्रीमियम अकाउंट 10 मिलियन। फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हैव बीन प्रीपेड 31st December 2015। नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, लाइक आइटम्स, लाइन आइटम ऐड करेंगे। इन्वेस्टमेंट को नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन डेट इलिमिनेट करेंगे, नॉक ऑफ करेंगे। करंट एसेट, लाइक आइटम्स, लाइन आइटम ऐड करेंगे। कैपिटल जस्ट पेरेंट का, प्रीमियम जस्ट पेरेंट का, रिटेन अर्निंग सीआरई और एनसीआई का अकाउंट बनेगा। करंट लायबिलिटी लाइन आइटम ऐड कर देंगे। At start of 2015, Hard sold a tangible asset to Soft for ₹50 million. कितने में बेचा है? सेल प्राइस है ये। Asset was originally purchased of 2012 at a cost of, ये क्या है? कॉस्ट, और यूजफुल लाइफ 5 साल थी इसकी। सॉफ्ट की डेप्रिसिएशन पॉलिसी है 25% पर एनम बेस्ड ऑन कॉस्ट। अच्छा, बेचा किसने? हार्ड ने बेचा है टेंजिबल एसेट। किसको बेचा है? सॉफ्ट को बेचा, पेरेंट ने बेचा। तो हु इज द सेलर? पेरेंट। तो इफेक्ट इसका कहां पे रिकॉर्ड होगा? सीआरई के अंदर रिकॉर्ड है। और बेचा कब है? स्टार्ट ऑफ 2015 में। एसेट जबकि खरीदा कब किया गया था? स्टार्ट ऑफ 2012 में। तो 2012 और 2013 2 साल की आएगी। ठीक हो गया। 2012, 13 और 14 में, 2015 में आगे ये हम डिस्पोजल हो गए। ठीक हो गया। तो स्टार्ट करते हैं जी बच्चे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम फॉर्मेट बनाते हैं इसका। हार्ड ग्रुप, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट of financial position आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट December 31st 2015 के लिए बनेगी। रुपीज इन थाउजेंड्स में इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले हम लिखते हैं एसेट्स।
फेस पे एब्रिवेशन यूज नहीं करना। नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट 2,25,000 जमा 1,75,000। उसके बाद बच्चे एक लाइन स्किप कर दीजिएगा, गुडविल। गुडविल की हमारी वर्किंग नंबर 2 होगी। इसके बाद बच्चे करंट एसेट्स, एक लाइन स्किप करके लिखिएगा। करंट एसेट 271,000 प्लस 157,000। ठीक हो गया जी बच्चे। जी उसके बाद बच्चे लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सबसे पहला शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मैं फेस पे 100,000 पेरेंट का बैलेंस लिख रहा हूं। शेयर प्रीमियम 15,000, उसके बाद बच्चे कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग के बच्चे वर्किंग नंबर 5। उसके बाद 1 से 2 लाइनें स्किप कीजिएगा और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वर्किंग नंबर 3 होगी। सबसे लास्ट बच्चे करंट लायबिलिटीज। $231,000 plus 142,000। लास्ट पे टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज का टोटल आ जाएगा। ठीक हो गया जी। फॉर्मेट बना लिया। अब मैं इसकी वर्किंग करने लगा हूं बिल्कुल सामने। वर्किंग नंबर 1, ग्रुप स्ट्रक्चर। सॉफ्ट, हार्ड ने सॉफ्ट को कितने परसेंट एक्वायर किया? 40%। फिर किसके पास है? एनसीआई। एक्विजिशन डेट क्या है? एक्विजिशन डेट है 31 दिसंबर 2011, 31 दिसंबर 2011। रिपोर्टिंग डेट आ रही है 31 दिसंबर 2015। तो बताइएगा 12, 13, 14, 15, 4 इयर्स। कोई दिक्कत? इसके बाद बच्चे हम 2 अकाउंट्स बनाएंगे पैरेलल। वर्किंग नंबर 2 सीओसी का अकाउंट, वर्किंग नंबर 3 एनसीआई का अकाउंट। ये एनसीआई का अकाउंट है।
सॉरी सीओसी का सबसे पहले बच्चे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। $1,10,000 है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, 1,10,000। शेयर कैपिटल, टोटल शेयर कैपिटल कितने का है? 100,000 का। 100,000 का 60%, 60,000। रिमेनिंग 40% कहां रिपोर्ट कर देंगे हम? एनसीआई। शेयर प्रीमियम का कितना बैलेंस है? 10,000। तो जी शेयर प्रीमियम का 10,000 का 60% 6,000, शेयर प्रीमियम का 40% बैलेंस 4,000। अब हमें प्री एक्विजिशन रिजर्व, जब तक हम रिजर्व की वर्किंग नहीं कर लेते इससे आगे हम क्वेश्चन कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो रिजर्व की वर्किंग मैं ऊपर ही करने लगा हूं। ये हमारी वर्किंग नंबर 4 है, रिजर्व्स की वर्किंग। रिजर्व्स का टोटल बैलेंस देखिएगा, रिटेन अर्निंग का टोटल बैलेंस 80,000 है और प्री का बैलेंस 50। ये आपके सामने है जी। टोटल 80,000 का बैलेंस है। 80,000 के हमने 2 टुकड़े कर लिए। एक बैलेंस है बच्चे 50,000 का प्री का, ये प्री का बैलेंस, और पोस्ट का बैलेंस कितना होगा? 30,000। ये हमारा पोस्ट का बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर बनी है हमारी। कैसे बैलेंसिंग फिगर? 80,000 माइनस किया इसमें से 50,000, तो हमारी बैलेंसिंग फिगर है 30,000। अच्छा, अब प्री के हम 2 टुकड़े करते हैं, पोस्ट के भी 2 टुकड़े करेंगे जी। एक टुकड़ा सीओसी में, दूसरा एनसीआई में। 60% सीओसी, 40% एनसीआई। इसी तरह से पोस्ट का एक हिस्सा सीआरई में और दूसरा एनसीआई में। सीआरई में 60%, एनसीआई में 40%। जी बच्चे 50,000 का 60% 30,000 और 50,000 का 40% 20,000। अच्छा, 30,000 का 60% 18,000 और 40% 12,000। बात क्लियर हो गई जी बच्चे। सीओसी में अब मैं रिपोर्ट करने लगा हूं प्री एक्विजिशन रिटेन अर्निंग या रिजर्व का बैलेंस। ये हमने रिपोर्ट कर दिया 30,000 और यहां पे प्री एक्विजिशन रिजर्व का बैलेंस 20,000। जी बच्चे, हैवियर साइड का टोटल कीजिएगा और बैलेंसिंग फिगर हमारी रिप्रेजेंट हो रही होगी गुडविल की। बैलेंसिंग फिगर 14,000। यहां तक बच्चे बात क्लियर है जी? सबसे लास्ट वन अकाउंट हम बनाने वाले हैं वर्किंग नंबर 5, सीआरई का अकाउंट। सीआरई के अकाउंट में बच्चे हार्ट के रिटेन अर्निंग का बैलेंस $2,60,000। 260,000। इसके बाद बच्चे पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग या रिजर्व का बैलेंस 18,000 और एनसीआई में पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व का बैलेंस 12,000। ऐसा ही है जी बच्चे। अब हम वर्किंग नंबर 6 करने वाले हैं डिस्पोजल की अनरियलाइज्ड गेन की। जी बच्चे, अब आप देखिएगा उसने कॉस्ट हमें बताई हुई है। उसने कहा था उसने ओरिजिनली परचेज कब किया? एट द स्टार्ट ऑफ 2012, यही बोला है ना।
तो हम स्टार्ट यकम जनवरी 2012 ही कंसीडर कर लेते हैं। कितने में खरीदा? 1 लाख रुपए में, यही बोला है ना वर्ड। अब इसमें से माइनस कर दें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बेचा कब है? स्टार्ट ऑफ 2015, यही बोला। तो इसका मतलब है 3 साल की डेप्रिसिएशन हुई। 1 लाख को डिवाइड करें यूजफुल लाइफ, उसने बोला 5 साल, मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो कितनी अमाउंट आ गई? 60,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अमाउंट है। 1 लाख में से 60,000 माइनस किया, 40,000 रुपया कैरिंग अमाउंट हो गया। सेल प्राइस बेचा कितने में बचे? 50,000 रुपए में। जी वो सॉफ्ट के लिए, सॉफ्ट के लिए। ये हार्ड के पास जब एसेट रहा तो हार्ड के लिए तो इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ थी, और उसने बोला हुआ इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ 5 साल। ठीक हो गया जी। अब जब सॉफ्ट ने खरीदा तो सॉफ्ट के लिए जो उसकी परचेज वैल्यू होगी वो क्या बन जाएगी? कॉस्ट। वो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी शुरू कर देगा। अब इसमें थोड़ा सा वर्किंग में फर्क है। अगर आप आईकैप से देखेंगे तो उसने किसी और तरह से किया, इवन दो उसके पास पेपर के सॉल्यूशन में किसी और तरह से। तो मैं जिस पैटर्न पे करवाऊंगा उसी पैटर्न पे ही आपने वर्किंग करनी है। अच्छा, आप दोनों में फर्क देखिएगा। सेल प्राइस और कैरिंग अमाउंट का फर्क आ गया 10,000 रुपया। ये है अनरियलाइज गेन। ये क्या कहलाएगा? अनरियलाइज गेन। बट हमें तो कैलकुलेशन करनी है नेट अनरियलाइज गेन। तो हम क्या करेंगे? अब इसमें से डेप्रिसिएशन के इफेक्ट को माइनस करेंगे। अब वो डिस्पोजल डेट से लेकर रिपोर्टिंग डेट तक 2015 एक ही साल बनेगा। तो उसने कितनी है? 10,000 का कितने परसेंट? 25%। यही फिगर बताई हुई है ना, 25%। तो कितनी फिगर हो गई? 2500। ये माइनस कर दीजिएगा, नेट अनरियलाइज गेन की अमाउंट कितनी हो जाएगी? 7500। तो ये अमाउंट है नेट अनरियलाइज्ड। क्या हुआ? सब्सिडरी ने बाय कर लिया ना। अब एसेट किसके पास मौजूद है? पेरेंट ने सब्सिडरी को बेच दिया। कितने में बेचा? 50,000 रुपए में बेच दिया। अब इससे अगला जो इफेक्ट है वो किसके लिए आ जाएगा? सब्सिडरी के लिए आ जाएगा जी। 50,000 रुपए पे अब बात समझनी है गौर से। गौर से समझिएगा एक बात। ये 40,000 रुपए का एसेट किसकी किताबों में था? पेरेंट की किताबों में। पेरेंट ने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी। ये एसेट किसकी किताब में आ गया? सब्सिडरी की किताब में। सब्सिडरी ने अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी अमाउंट से चार्ज करनी शुरू कर दी? 50,000 रुपए पे चार्ज करनी शुरू कर दी, 25%। इसका मतलब है इस 50,000 रुपए में 10,000 का गेन था शामिल। उसने गेन पे भी डेप्रिसिएशन, हम गेन को 10,000 को पूरे का पूरा रिवर्स कर रहे, और 2500 रुपए की जो एक्सेस डेप्रिसिएशन है उसके इफेक्ट को भी तो हमें नेट ऑफ करना पड़ेगा ना। तो हम 10,000 को अगर पूरे का पूरा, दो इफेक्ट्स हैं, हम 10,000 को गेन को पूरा रिवर्स करते हैं तो हम एंट्री क्या पोस्ट करेंगे? सीआरई डेबिट कितने से? 10,000 से, और एसेट को 10,000 रुपए से हमने क्रेडिट कर दी। क्लियर हो गया? अच्छा, अब अगर हमने 10,000 से किया तो डेप्रिसिएशन सब्सिडरी को कितने पे चार्ज करनी चाहिए? 40 पे। लेकिन वो कितने पे चार्ज कर रहा है? 50 पे। उसने 50 पे डेप्रिसिएशन ज्यादा नहीं ली हुई होगी। वो जितनी डेप्रिसिएशन ज्यादा ली हुई है उसके भी तो इफेक्ट को रिवर्स करो। क्लियर हो गया? तो उसके इफेक्ट को बजाय इसके कि हम दो एंट्रीज पोस्ट करके रिवर्स करने बैठे, बेहतर नहीं है एक ही एंट्री में नेट का इफेक्ट ले ले। तो जितनी उसने इस साल डेप्रिसिएशन ज्यादा ली और जितना गेन आया नेट ऑफ करे, दोनों का इफेक्ट कितने से बन गया? 7500 से बन गया। तो मैंने वो 7500 से, ये आईकैप का ही सॉल्यूशन है, उसी ने ये रिकमेंड किया कि आपने नेट अनरियलाइज गेन से रिवर्सल करनी है। कितने से रिवर्सल करनी है? नेट अनरियलाइज गेन। ठीक हो गया जी। अब यहां से
नेट अनरियलाइज्ड गेन, ये मैं लिखने लगा हूं अनरियलाइज्ड गेन। कितनी अमाउंट है अनरियलाइज्ड गेन की? 7500। अच्छा, इसका दूसरा इफेक्ट कहां रिकॉर्ड होगा? शाबाश, एसेट्स में से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कितने से? 7500 रुपए से। ये हमारी तमाम एडजस्टमेंट्स मुकम्मल। हैवियर साइड का टोटल कीजिएगा, नेट ऑफ करके कैरी डाउन बैलेंस बता दीजिए। 2 देखिएगा 76,000 बैलेंस बन रहा है। टोटल करें जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का टोटल बताइएगा। सॉरी, चलिए कैलकुलेट कर लें, कोई बात नहीं, तसल्ली से करें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, गुडविल की फिगर 14,000 है। $2,28,000 बन रहा है करंट एसेट का। $4,28,000 कर लो कैलकुलेटर पे कर लो, नहीं तो किसी और कैलकुलेटर ले लो। ठीक है। अच्छा, इसकी टोटल फिगर कितनी बन रही है? 834,500। जी बच्चे, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग का बैलेंस है 270,500 और इसका 76,000। 373। जी बच्चे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसकी एंट्री आपको ये पोस्ट करनी है, मैं वो एंट्री पोस्ट करता हूं। देखिए, हमने इसकी एंट्री क्या पोस्ट की? CRE डेबिट और एसेट क्रेडिट। कितने से? 7,500। इक्विटी का बैलेंस डिक्रीज, एसेट का बैलेंस डिक्रीज। इसी केस में बच्चे हम पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन तब पोस्ट होनी थी अगर सब्सिडरी सेलर हो। क्योंकि देखो, अगर कोई केस आता है तो मैं भी आपको समझा देता हूं, या इसी में अज्यूम कर लेते हैं। अगर बच्चे लेट्स सपोज सब्सिडरी सेलर हो, तो सब्सिडरी सेलर होगा तो उसका इफेक्ट पूरे का पूरा कहां पे रिपोर्ट होना था? पोस्ट में। कितने से रिपोर्ट होना था? और आपको पता है फिर पोस्ट के कितने टुकड़े करते थे हम? एक हिस्सा CRE में और दूसरा 60% CRE में, तो 40% किस में जाना था? क्लियर हो गया? हम इसकी दो एंट्रीज पोस्ट कर सकते हैं, या तो हम पोस्ट टू एसेट कर दें, या हम CRE NCI टू एसेट कर दें। ठीक हो गया जी? जी बच्चे, वर्किंग मुकम्मल, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जी? चलेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह ये क्वेश्चन हमारा क्लास वर्क मुकम्मल हो गया। ये वाला क्वेश्चन
कौन सा 17? जी बुक वाले ने वो क्या किया हुआ है, कंसीडर किया हुआ है, उन्होंने कहा कि 5 साल को ही बेस बनाया हुआ है, वो 5 साल पे बेस बना के कैलकुलेशन की हुई, आप छोड़ दें, अब यही कैलकुलेशन करें, ठीक है। पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस का जो ट्रेंड चल रहा है आप वही फॉलो करें, आप दो ट्रेंड फॉलो ना करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी बच्चे ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 59। आज होमवर्क ज्यादा होगा थोड़ा सा, कोई मुश्किल बात नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब तो आप कहते हैं कि काम अब बहुत कम देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम अकाउंटिंग का काम कर भी रहे हैं नहीं कर रहे। नहीं बहुत ज्यादा नहीं दूंगा, ज्यादा से ज्यादा 4 सवाल दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा, ज्यादा से ज्यादा, और वो भी बहुत बड़े नहीं होंगे क्वेश्चन इंशाल्लाह। अच्छा बच्चे इस सवाल को आपने सॉल्व करना है, ये देखिएगा इसमें स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम भी मौजूद है, लेकिन आपने सिर्फ उसका ये बैलेंस यूज करना है पोस्ट का, ठीक हो गया। बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप आराम से कर लेंगे इंशाल्लाह। 59 उस्मान साहब, क्वेश्चन नंबर 59। जी क्वेश्चन नंबर 60 भी आप कर सकते हैं। नहीं अभी 3 हुए। जी पास पेपर का ये सवाल है, ये आपके सामने मौजूद है। इस क्वेश्चन को जरा आपने सॉल्व करना है अभी क्लास में ही। होमवर्क दे दूं? 63 स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 4 सवाल है, 4 हसीब साहब। नहीं छुट्टी क्यों है? जी सवाल करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 65 करते हैं जी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। डिविडेंड के एडजस्टमेंट है लेकिन ना होने के बराबर। उसने बोला एसएल पेड एन इंटरिम कैश डिविडेंड। कल करवाऊंगा आपको डिविडेंड के एडजस्टमेंट, तो ये यहां पे इतना ज्यादा उसका इफेक्ट नहीं, तो ये हम कर सकते हैं सर। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। जी मुबारक देना, तो मुबारक क्वेश्चन करते हैं हम इंशाल्लाह। ड्राफ्ट समराइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन गोल्डन लिमिटेड की और उसकी सब्सिडरी सिल्वर लिमिटेड 31 दिसंबर 2016। डाटा ये आपके सामने गिवन है। गोल्डन लिमिटेड, सिल्वर लिमिटेड, बिल्डिंग लाइक आइटम्स ऐड करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी लाइक आइटम्स ऐड करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन एसएल नॉक ऑफ करना है नेट एसेट्स सब्सिडरी के एट एक्विजिशन डेट, करंट एसेट लाइक आइटम्स ऐड करेंगे, शेयर कैपिटल जस्ट पेरेंट का, शेयर प्रीमियम जस्ट पेरेंट का,
रिटेन अर्निंग के लिए CRE NCI का अकाउंट बनेगा, लायबिलिटीज लाइक आइटम्स ऐड करेंगे। पहले फॉर्मेट ना बना लें, फिर एक एक करके इंफॉर्मेशन पढ़ते चले जाएंगे और साथ साथ उसकी वर्किंग जहां जहां रेलिवेंट होगी सॉल्व भी करते चले जाएंगे। ठीक हो गया जी बच्चे? चलिए जी स्टार्ट करते हैं जी बच्चे। आप लोग फॉर्मेट बना लें। देखो फॉर्मेट अब ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले लेगा हमारा और टाइम हमारे पास शॉर्ट है। मैं इसी फॉर्मेट पे ही इसको सॉल्व कर दूंगा। देखिए ये प्लस का साइन मैंने लगा दिया, अगर कोई एडजस्टमेंट होगी यहाँ पे और एट द एंड में यहाँ पे टोटल बैलेंस लिख दूंगा इसका। ठीक हो गया? कोई मुश्किल तो नहीं है। वर्किंग की तरफ चले जाए हम लोग। चले आप फॉर्मेट बाद में बना लीजिएगा, आप इसको सिर्फ एक दफा देख ले। GL acquired 60%, कितना एक्वायर कर रहा है? 60% ऑफ द शेयर्स ऑफ SL ऑन 1 अप्रैल 2016। ये कौन सी डेट है? एक्विजिशन डेट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहीं पे रुक के जरा समझिएगा। रिपोर्टिंग डेट क्या? 31 दिसंबर 2000। एक्विजिशन डेट क्या? 1 अप्रैल 2000। ये कौन सी है? मिड ईयर एक्विजिशन। अगर पूरा साल ना बन रहा हो तो ये मिड ईयर एक्विजिशन। ग्रुप स्ट्रक्चर बनाऊं, वर्किंग नंबर 1, ग्रुप स्ट्रक्चर। एब्रिविएशन आप वर्किंग में यूज कर सकते हैं। मिड ईयर का रूल ये होगा कि आपने 9 मंथ्स हैं तो डेप्रिसिएशन जब अगर इफेक्ट लेना है तो फिर आपने ये कंसीडर करते हुए लेना। अच्छा जी बच्चे, गोल्डन लिमिटेड और सिल्वर लिमिटेड। गोल्डन लिमिटेड ने कितने % सिल्वर लिमिटेड को एक्वायर किया? तो बाकी 40% किसका हिस्सा होगा? NCI का। कोई मुश्किल बात तो नहीं है बच्चे? अच्छा बच्चे, एक्विजिशन डेट क्या है जी? एक्विजिशन डेट है 1 अप्रैल 2016। 9 मंथ्स की इंफॉर्मेशन हमारे सामने मौजूद है। यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? अच्छा बच्चे, इश्यूएंस 20 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स। फॉलोइंग कंसीडरेशन बताई हुई है। 20 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए। कैश अमाउंटिंग टू ₹87 मिलियन विच इंक्लूड्स, जिसमें शामिल है कंसल्टेंसी चार्जेस और लीगल एक्सपेंसेस। रेक्टिफाई करेंगे, इन्वेस्टमेंट में से निकाल के कहां अकाउंट फॉर करना है? CRE में। शाबाश, साथ साथ करते चले जाते हैं वर्किंग। देखिए 2 अकाउंट हमें पैरेलल बनाने होते हैं। एक है वर्किंग नंबर 2, किसका अकाउंट? COC का। बिल्कुल इसके पैरेलल एक और अकाउंट हमें बनाना होता है, वर्किंग नंबर 3। किसका अकाउंट है? NCI का अकाउंट। उसके बाद हमें फिर वर्किंग करनी है बहुत डिटेल। वर्किंग नंबर 4, रिजर्व्स की वर्किंग। इसमें प्री और पोस्ट। इसी के साथ हमें वर्किंग नंबर 5 करनी है, CRE की वर्किंग। कोई दिक्कत तो नहीं है जी? जी बताइएगा जरा, GL की रिटेन अर्निंग का बैलेंस 3150, ऐसा ही है। अब मैं 1 बाय 1 सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करने वाला हूं। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में कैश कंसीडरेशन कितना है? 87, ऐसा ही है ना? 87 में से हमें माइनस करना है 10 रुपए, माइनस करना है 5 रुपए, ऐसा ही है। पढ़ लेते हैं दोबारा, देखिएगा। कैश है 87 मिलियन का,
जिसमें शामिल है कंसल्टेंसी चार्जेस 10 रुपए के और 5 मिलियन के लीगल एक्सपेंसेस। 15 रुपए माइनस किए ना, तो हम इसे क्या बोलेंगे, एक्विजिशन चार्जेस। वो सीआरई में हमने अकाउंट फॉर करने, तो एक्विजिशन चार्जेस हमने 15 रुपीज से यहाँ पे अकाउंट फॉर करने। तो हमने क्या एंट्री पोस्ट की, सीआरई डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, पूरा इफेक्ट कंसीडर कर लिया। अच्छा, अब ये तो हो गया। उसके बाद देखिए मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑफ जीएल एंड एसएल ऑन एक्विजिशन रेट 12 रुपए और 11 रुपए रिस्पेक्टिवली। यहां पे शेयर्स भी आ गए, शेयर्स भी इशू किए हैं जी, और अकाउंटेड फॉर है ये 20 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एक शेयर कितने का, 12 का, कितने रुपए बन रहे, 240, और ऊपर कितनी फिगर है, 72, टोटल 312। उसने कितनी फिगर लिखी है, 327 रुपए। क्लियर हो गया। देखो 327 रुपए में से माइनस कर दो 15 रुपए, तो यही नहीं बन जाएगी फिगर। इसका मतलब है शेयर प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर है। अगर अकाउंट फॉर ना होते तो फिर हमें शेयर कैपिटल में भी ऐड करना था, जैसे कल वाले सवाल में हमने किया, शेयर प्रीमियम में भी ऐड करना पड़ा। इस केस में हमें एडिशन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर है। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट शेयर कैपिटल, सब्सिडरी के शेयर कैपिटल की टोटल फिगर कितनी बचे है, शेयर कैपिटल है 450 का, याद रखना है ये। अब जरा मुझे अकाउंट फॉर करके बताइएगा, शेयर कैपिटल 450 का 60%, जी बिल्कुल ठीक हो गया, 270। अब यहां पे भी बताएं एनसीआई में कितना पोर्शन चला जाएगा, 180। कोई दिक्कत। शेयर प्रीमियम, उसके अमाउंट भी देख लेते हैं। टोटल फिगर कितनी है, 150, 150 का 60%, 90। शेयर प्रीमियम 150 का 40%, 60। ये भी बचे हो गए यहां पे, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक एक इंफॉर्मेशन मैं पिक करता जा रहा हूं, उसको रिस्पेक्टिव प्लेस पे लिखता चला जा रहा हूं। आप लोगों में भी एग्जाम में बैठ के ऐसे ही करना है, सेट पैटर्न पे क्वेश्चन है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एट एक्विजिशन डेट रिटेन अर्निंग ऑफ एसएल कितनी है, एक्विजिशन डेट पे रिटेन अर्निंग का बैलेंस प्री, कोई मुश्किल, प्री का बैलेंस 100, टोटल रिटेन अर्निंग का बैलेंस कितना है, माइनस कर दो इसमें से 100। कोई दिक्कत। आपको बस ये पता होना चाहिए ये इंफॉर्मेशन मुझे कहां प्लेस करनी, एक एक एडजस्टमेंट आपकी सॉल्व होती चली जा रही है। अच्छा बच्चे, अब पहला पॉइंट हमारा मुकम्मल हो गया, लेकिन अभी इसमें एक इंफॉर्मेशन है जो अभी हमने यूज नहीं की, यूज होगी, वो मैं आपको पहले ही यूज करवा देता हूं, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, हम चाह रहे हैं कि जरा जल्दी काम कर ले। देखें ये एडजस्टमेंट में पढ़ने लगा हूं। जीएल की नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वैल्यू को आपने मेजर किस पे करना है, और सब्सिडरी की फेयर मार्केट वैल्यू पर शेयर बताई हुई है उसने। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई कैलकुलेट करना। मैं ये इसके सामने कर देता हूं, बल्कि उससे ऊपर कर देता हूं, काफी स्पेस है मेरे पास इससे ऊपर। जी बच्चे, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, एनसीआई की फेयर वैल्यू देखिए 450 का शेयर कैपिटल है, ऐसा ही है। एक शेयर देखें 10 रुपए का, मल्टीप्लाई कर दें 40% से एनसीआई का पोर्शन है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, एक शेयर की कीमत 11 रुपए बताई हुई है, 198। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे, कोई कंफ्यूजन? चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहली एडजस्टमेंट हो गई मुकम्मल। अब सेकंड वन एडजस्टमेंट पे आते हैं।
Following table set out those items whose fair value on acquisition date was different from their book value. कौन सी एडजस्टमेंट अभी तक मुझे बताएं जितना पढ़ा है? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, शाबाश. These values have not been incorporated in SL's books of accounts. अभी तक ये SL की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट को अकाउंट फॉर नहीं किया गया. अच्छा जी बच्चे, बिल्डिंग की बुक वैल्यू कितनी है? फेयर वैल्यू गेन या लॉस? लॉस. वर्किंग करें यहां पे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट. फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट बिल्डिंग का केस आ गया. आपको मैंने पैटर्न बताया हुआ है कि पहले फेयर वैल्यू लिखनी है, बाद में आपने उसमें से कैरिंग अमाउंट माइनस करवानी है. याद है ना आपको? 170 माइनस 250 कितना फर्क आया? गेन या लॉस? लॉस. एंट्री पूरी क्या पोस्ट होगी? प्री एक्विजिशन रिजर्व डेबिट. एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू के एडजस्टमेंट का इफेक्ट प्री में जाना है. गेन हुआ तो प्री एक्विजिशन क्रेडिट, लॉस हुआ तो प्री एक्विजिशन डेबिट. क्लियर हो गया? तो प्री डेबिट और एसेट क्रेडिट. दूसरा इफेक्ट हमें कहां जाके अकाउंट फॉर करना पड़ेगा? एसेट में. एसेट्स में से माइनस करवाएं, क्योंकि आपको पता है इन्वेस्टमेंट इन एसएल को तो नॉक ऑफ कर देना, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं. इसमें से माइनस करवाते हैं. कितने रुपए बचे? 80 रुपीज. कोई दिक्कत, कोई मुश्किल बात तो नहीं है. लेकिन एक बात देखिएगा, साथ ही पढ़े जरा नीचे इंफॉर्मेशन में कहीं उसने डेप्रिसिएशन का पैटर्न तो नहीं बता दिया उसने? यहां पे नहीं लिखा हुआ ना, यहां पे नहीं लिखा हुआ. बिल्डिंग के लिए कोई उसने डेप्रिसिएशन दिया हुआ है? फोर्थ वन एडजस्टमेंट में जी ठीक होगा जी. Both companies follow cost model for subsequent measurement of property, plant and equipment and charge depreciation on building 5%. बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन किससे? 5%. इसका इफेक्ट ले ले. एक्सेस डेप्रिसिएशन. जी बच्चे 80. जी बच्चे क्या 5% के हिसाब से? दोबारा देख ले यहां पे. 5% बिल्डिंग के ऊपर 5% है, प्लांट के ऊपर 20%. क्लियर हो गया? अच्छा, अब यहां पे हम गलती कर सकते हैं कि हमने जो ऊपर पीरियड मेंशन किया उसको कंसीडर ही ना करें. ये गलती आप लोगों से नहीं होनी चाहिए. मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12 क्या फिगर होगी? 3. पॉजिटिव में आएगा जी, पॉजिटिव में आएगा. एंट्री क्या पोस्ट होगी? एसेट डेबिट, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व क्रेडिट. अब इसे एसेट में जाके हमें ऐड करना होगा. इफेक्ट मुकम्मल हो गया. चले दोबारा वापस आ जाए फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की तरफ. हमने बिल्डिंग का इफेक्ट कंसीडर कर लिया. अब आए इन्वेंट्री. डेप्रिशिएटिंग एसेट, नॉन डेप्रिशिएटिंग एसेट. फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट का इफेक्ट ले ले. अच्छा जी, इसकी कैरिंग अमाउंट है 112, फेयर वैल्यू है 62. अच्छा 11262 माइनस 112. आपको फेयर वैल्यू में से कैरिंग अमाउंट माइनस करनी. तो 50 का इफेक्ट आ गया. गेन या लॉस? लॉस. एंट्री पूरी क्या पोस्ट होगी? प्री डेबिट. और क्रेडिट किसे करेंगे? एसेट. रिस्पेक्टिव एसेट कौन सा है? इन्वेंट्री. या देखिए यहाँ पे इन्वेंट्री का नाम तो नहीं लिखा हुआ. अगर इन्वेंट्री नहीं लिखा तो इसका इफेक्ट हमें कहां पे लेके जाना होगा? करंट एसेट में. तो 50 रुपए करंट एसेट में से माइनस करवा दें. ये भी इफेक्ट हो गया. नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. बैड डेट्स बेसिकली अकाउंट रिसीवेबल की बात कर रहे हैं. अकाउंट प्रोविजन का बैलेंस अगर बढ़ेगा तो रिसीवेबल का बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. जी बच्चे, यहां पे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बता दीजिएगा. 24 माइनस 15 कितने से इफेक्ट आ गया? 9 से. जी बच्चे, इसका इफेक्ट भी हमें करंट एसेट में लेके जाना होगा क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल को स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया.
ये भी हो गया जी बच्चे यहां तक। तो बच्चे ये हमारी एडजस्टमेंट ये भी मुकम्मल सॉल्व हो गई। क्या हुआ? प्री इस वजह से क्योंकि एक्विजिशन डेट में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का जितना भी इफेक्ट आएगा वो प्री में रिकॉर्ड होगा। पेरेंट जिस वक्त सब्सिडरी को एक्वायर कर रहा उस दिन वो तमाम एसेट्स की फेयर वैल्यू डिटरमिन करवाएगा और कहेगा मैंने फेयर वैल्यू के मुताबिक पैसे पे करने हैं, इससे ज्यादा ही है, इससे कम नहीं। ठीक हो गया? अच्छा बच्चे, एडजस्टमेंट ये नहीं है आपके लिए, है बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं समझाता हूं। थर्ड वन एडजस्टमेंट को अच्छे से समझिएगा। अपॉन एक्विजिशन ऑफ एसएल, जब जीएल ने एसएल को खरीदा, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ मैनेजमेंट सर्विस का जिसमें जीएल ने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है एसएल को सालाना फी चार्ज करके 50 मिलियन, एक साल की सर्विसेज प्रोवाइड करनी। अब देखें हम यहां पे पहले जरा मैं इसकी वर्किंग करता हूं। एक्विजिशन डेट क्या है? पहले हम साल की बात कर लेते हैं। 1 जनवरी 2016 से साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 2016 पे, यही है। अच्छा जी, एक्विजिशन डेट क्या है? किस दिन खरीदा? ये है एक्विजिशन डेट 1 अप्रैल 2016 को। अच्छा, एक साल के लिए अगर मुआहदा हो रहा है तो कब तक होगा? 31 मार्च 2017 तक आपका मैनेजमेंट सर्विस का मुआहदा हो गया। आपने मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, मैनेजमेंट सर्विसेज जीएल ने प्रोवाइड करनी है और इसके लिए जीएल कितने पैसे वसूल करेगा? 50 मिलियन वसूल करेगा। कोई दिक्कत, कोई मुश्किल बात तो नहीं है यहां तक? आधी बात पढ़ी, समझ में आ गई यहां तक? जीएल ने एसएल से कहा एक्विजिशन के टाइम पे एक साल के लिए हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, कंसल्टेंसी सर्विसेज, लेकिन उसके बदले में कितने पैसे चार्ज करेंगे? 50 मिलियन। ठीक हो गया, मुआहदा हो गया जी। अगली बात क्या है इससे आगे? कहते हैं द पेमेंट। अब पेमेंट की बात करने लगा। पेमेंट होगी 2 इंस्टॉलमेंट्स और वो बराबर बराबर की होंगी। बराबर कैसे निकाल सकते हैं? 50 को 2 से डिवाइड कर दो, कितनी हो गई? 25 की। एक इंस्टॉलमेंट कितने की पे होनी है? 25 मिलियन। दूसरी इंस्टॉलमेंट भी 25 मिलियन। ये भी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट अगली बात की तरफ आते हैं। पेएबल होगा एरियर्स। एरियर्स का मतलब है पहले सर्विस देगा बाद में पेमेंट होगी। पहले सर्विस प्रोवाइड करेगा फिर पेमेंट होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट पहली पेमेंट अप्रैल और अक्टूबर। डेट बताएंगे आप, पहली या दूसरी नहीं, देख लेते हैं। अब यहां से देखिएगा, फर्स्ट वन पेमेंट हो रही होगी अक्टूबर में, 31 अक्टूबर 2016 और उसके बाद नेक्स्ट 31 मार्च 2017 में, ऐसा ही है। अब आप मुझे बताएं ये पहली पेमेंट एक्विजिशन डेट से लेकर इस डेट पे 25 मिलियन की हो चुकी हुई होगी। ये तो पेमेंट हो गई, बात खत्म हो गई। लेकिन मुझे बताएं इस दिन से लेकर इस दिन तक की सर्विसेज प्रोवाइड की हुई है, क्या पेमेंट हुई है? नहीं। लेकिन इसकी सर्विस का बैलेंस कितना बनेगा? ये 25 तो था 6 माह का, इसने कितने माह की अभी तक सर्विसेज दी हुई है? 3 माह की। तो ये कितना बैलेंस बन गया? 12 इसका मतलब है 12.5 की अक्रूवल रिकॉर्ड हुई होगी। पेएबल का बैलेंस भी होगा, रिसीवेबल का बैलेंस भी। अब हमें इंट्रा ग्रुप बैलेंस को क्या करना है? इलिमिनेट। एसएल ने सर्विसेज वसूल की, उसने खर्चा रिकॉर्ड किया और पेएबल भी रिकॉर्ड कर लिया। पेरेंट ने सर्विसेज प्रोवाइड की, उसने अपनी इनकम भी रिकॉर्ड कर ली और रिसीवेबल भी बुक किया हुआ। अब पेएबल और रिसीवेबल को हमें क्या करना है? इलिमिनेट करना है। और वो कितनी अमाउंट से करना है? सिर्फ 12.5। क्लियर हो गया जी बच्चे? अब ये हम स्ट्रेट फॉरवर्ड एडजस्टमेंट है, हम माइनस करने लगे हैं। किस में से माइनस करना है? 2 फिगर्स में से। पहले तो हमें इसमें से माइनस करना है 12.5 और दूसरा हमें लायबिलिटीज में से भी माइनस करना है, करंट लायबिलिटीज में से भी 12.5। इलिमिनेशन ऑफ इंट्रा ग्रुप
बैलेंस। क्लियर हो गया जी बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट, फोर्थ वन, 30 सितंबर 2016 को जीएल ने प्लांट एक्वायर किया एसएल से और उसके बदले में उसको बिल्डिंग दे दी। इसका मतलब एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। पहले हम इसकी जरा वर्किंग कर लेते हैं। बिल्डिंग और प्लांट। बिल्डिंग पे रेट है 5%, प्लांट पे रेट है 20%। अब हम एक काम करेंगे, पहले लिखेंगे सेलर को। देखते हैं जरा, जीएल ने एक्वायर किया प्लांट, प्लांट फिर बेचा किसने? एसएल ने। एसएल ने प्लांट बेचा है और जीएल ने क्या बेचा होगा? बात क्लियर हो गई यहां तक? सेलर का नाम भी लिख लिया, ये हमारी इंफॉर्मेशन होगी। अब इससे आगे वर्किंग करते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। जीएल ने प्लांट एक्वायर किया फ्रॉम एसएल इन एक्सचेंज ऑफ बिल्डिंग। इसका मतलब जीएल ने किसको सेल किया? बिल्डिंग। जबकि एसएल ने किसको सेल किया? प्लांट। विच वॉज करंटली नॉट इन यूज ऑफ जीएल, क्योंकि करंटली जीएल के इस्तेमाल में नहीं था। डिटेल प्लांट की और उसकी बिल्डिंग की इस तरह से। बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और बेचा कितने में, ये इंफॉर्मेशन आपने नोट कर ली। पहले इसको फिल कर लें। 240, 130। कॉस्ट 240 यही है, माइनस करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अमाउंट 130, बैलेंस कितना हो गया? 110। कैरिंग अमाउंट, सेल प्राइस या एक्सचेंज कितने में किया है? 120 में। डिफरेंस कितने का आ गया? अनरियलाइज्ड गेन। कितने का गेन आ गया? 10 का। अब इसमें से डेप्रिसिएशन का इफेक्ट ले लीजिएगा। लेकिन अभी पहले ये देख लें ये डिस्पोजल हो किस डेट पे रही है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली उतने माह की डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर सकें। देखिए उसने वो डेट बताई हुई है हमें, उसने बताया कि ये तमाम की तमाम कब हो रही है? 30 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 माह की। अच्छा, और आपको पता है बिल्डिंग का रेट तो मैंने ऑलरेडी लिखा भी हुआ है। डेप्रिसिएशन 10 मल्टीप्लाई बाय 5% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, 0.125। इसमें से माइनस कर दें नेट अनरियलाइज की। अब ये वर्किंग हमें प्लांट की सूरत में भी करनी है, तो प्लांट की वर्किंग भी शुरू कर देते हैं बच्चे। प्लांट बच्चे 200 कॉस्ट है, 80 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, 120। प्लांट की बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्किंग है जी। 200, 80 इसमें से डिडक्ट किया, बैलेंस 120 जी। बस सिर्फ 5 मिनट। 120 में ही एक्सचेंज हो रहा है, कोई गेन या लॉस नहीं, और इसका इफेक्ट बिल्कुल नहीं आएगा। इसका इफेक्ट खत्म हो गया। अब सिर्फ किसका इफेक्ट हमें रिकॉर्ड करना है? बिल्डिंग का। अच्छा, सेलर कौन है बिल्डिंग का? जीएल। तो इसका मतलब है इसका इफेक्ट कहां पे आना है? सीआरई। सीआरई डेबिट और क्रेडिट किसको करना है? एसेट को। बिल्कुल ठीक हो गया। 9.875 से अनरियलाइज्ड गेन 9.875। दूसरी तरफ एसेट 9.875।
1875। ठीक हो गया जी बच्चे। चले जी, ये तो हमने रिकॉर्डिंग कर ली। अब आइएगा सबसे लास्ट पे, इस इफेक्ट को वैसे इग्नोर कर दें, छोड़ दें इस बात को। अब ये आपकी एडजस्टमेंट्स मुकम्मल हो गई। अब इसको मैं जितना भी कंप्लीट कर सकता हूं करता हूं। ये फिगर होगी 113, इस फिगर का टोटल कीजिएगा, ये 39 नेगेटिव में आ रही है, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। COC और CRE और इसके साथ साथ NCI जी, ये 60% बैलेंस होगा और ये 40%। 23.4 45.2 जी बच्चे। COC का बैलेंस मैं लिखने लगा हूं। प्री एक्विजिशन रिजर्व, प्री एक्विजिशन रिजर्व का बैलेंस है 23.4। देख लीजिएगा परचेज बार्गेन है या गुडविल है। बार्गेन परचेज 71 पॉइंट, प्री एक्विजिशन रिजर्व 15.6 जी। 24.6 बार्गेन परचेज, अच्छा इसका भी बार्गेन परचेज आ रहा है, उसकी कैलकुलेशन मैं ऊपर मुकम्मल कर देता हूं। कैरिंग अमाउंट ये है बच्चे 180 प्लस 60 माइनस 15.6, 224.4, 26.6 आ जाएगा, नहीं 24.6 है। 26.4 ये भी बार्गेन परचेज ही है, ऐसा ही है ना। जी बच्चे, अब पोस्ट का इफेक्ट ले लीजिएगा। पोस्ट की अमाउंट कितनी रिपोर्ट होनी है? 45.2, कैरी डाउन बैलेंस बच्चे 198 के अंदर 45.2 ऐड कीजिएगा। $198 में ऐड किया है ना जी, ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, अब CRE के अंदर बार्गेन परचेज लिखें। बार्गेन परचेज दोनों का सम कीजिएगा, 24.6 और 26.4, 52, 51। पोस्ट का बैलेंस यहाँ पे हम ऐड करते हैं 67.8। टोटल कर लीजिएगा, हो सकता है मैं जल्दबाजी में कोई गलती ना कर जाऊं। कैरिड डाउन बैलेंस 3243,925। ठीक हो गया जी बच्चे। तो ये तमाम के तमाम बैलेंसेस मैंने आपके सामने लिख दिए। ये व्यू भी मैंने इसका आपके सामने कर दिया। कर लेंगे इसको मुकम्मल। अब सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।